गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारी सिंथेसिस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आज उसी सीरीज को हम फिर एक बार कंटिन्यू करते हैं और उसी श्रृंखला में आज हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारा आज सेंटेंस चलेगा कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स हमारा क्या होता है? मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स होता है मिश्रित वाक्य। अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या है ना? सबसे पहले हमको क्या देखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कहते किसे हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सीधी सी परिभाषा है कि अ सेंटेंस which have two clause is called complex sentence. अब समझिए इसको, पहले समझ लो उसके बाद नोट कर लो। हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे वे वाक्य होते हैं जिसमें क्या होते हैं? दो क्लाज होते हैं। दो क्लाज। अब क्लाज क्या है? क्लाज किसे कहते हैं? एक एक पॉइंट, छोटी से छोटी बात हमको एकदम समझनी है, तभी सिंथेसिस हमारी समझ में आएगी। और अगर नहीं समझ पाए, हम पूरा आपको डिटेल कर दें क्लाज क्या होता है, ये ना समझ में आए तो फिर गलत हो जाएगा। तो क्लाज किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बताओ। क्लाज वाक्य का वह भाग है जिसका स्वयं का पूरा अर्थ होता है। क्लाज हम कहते हैं, नोट करके चाहे लिख लेना, नोट। क्लाज हमारा है कि जब किसी वाक्य में हमने क्या लिखा? जब किसी वाक्य में छोटे छोटे वाक्य होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, क्लाज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाज कहते हैं। क्लियर हो गई बात? हमने कहा क्लाज वे वाक्य होते हैं जिसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे वाक्य होते हैं और उन वाक्यों में सब्जेक्ट होगा और क्या होगा? वर्ब होगा। वही हमारा क्या कहलाता है? क्लाज कहलाता है। इतना क्लियर हुआ? अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने बताया कि दो क्लाज होते हैं। कितने क्लाज होते हैं? दो क्लाज होते हैं। कौन कौन से? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक हमारा होता है, हमने लिखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैव टू क्लाज। जैसे इसके पहले हमने बताया था कंपाउंड सेंटेंस में हमने बताया दो क्लाज होते हैं, है ना? और एक प्रिंसिपल क्लाज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लाज होता है, कोऑर्डिनेट। एक प्रिंसिपल क्लाज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लाज होता है। मतलब होते तो दोनों प्रिंसिपल क्लाज हैं, लेकिन जब कंपाउंड सेंटेंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं तो एक हमारा प्रिंसिपल क्लाज बन जाता है और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्लाज बन जाता है। ये तो कंपाउंड सेंटेंस की डिफिनेशन थी। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है कि यहाँ पर एक हमारा प्रिंसिपल क्लाज होगा, एक क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और टू क्लाज। कौन कौन से? नंबर एक प्रिंसिपल क्लाज, नंबर एक हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लाज, और नंबर दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाज। दूसरा क्लाज कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट क्लाज। दूसरा हमारा है सबऑर्डिनेट क्लाज। अब हम चाहे इसको प्रिंसिपल क्लाज कहें, प्रिंसिपल क्लाज को और हम किस रूप से कह सकते हैं? प्रिंसिपल क्लाज को हम जैसे कभी कभी कहीं पर कुछ दूसरा लिखा मिल जाएगा तो मन में शंका हो सकती है ना कि ये प्रिंसिपल क्लाज का ये कौन सा क्लाज आ गया। तो हम चाहे इसको प्रिंसिपल क्लाज कहें या
इंडिपेंडेंट क्लॉज, या क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कहिए या इसको और क्या कहा जा सकता है, चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहो चाहे, या इसको हम कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, हम इसको भी समझ लें। शायद प्रिंसिपल क्लॉज हमें पता है कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज हमारे वे वाक्य होते हैं जो अपना पूरा अर्थ स्वतः स्पष्ट करते। क्लियर हो गई बात की नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। प्रिंसिपल क्लॉज हमारा वो वाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहते किसे हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज वे वाक्य होते हैं जो अपना पूरा अर्थ स्वतः स्पष्ट करते हैं। हमने लिखा प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज वे वाक्य होते हैं जो अपना पूरा अर्थ स्वतः स्पष्ट करते। प्रिंसिपल क्लॉज कौन से वाक्य होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज वे वाक्य होते हैं जो अपना पूरा अर्थ स्वतः स्पष्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल समझ लीजिए, हमने लिखा ही इज अ थीफ, हमने क्या लिख दिया, ही इज अ थीफ। अब यहां पर देखो इसका मतलब क्या, वह एक चोर है। तो इसमें अब कहीं शंका है, पूरा वाक्य अपना अर्थ पूरा स्पष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं पर कोई डाउट है। जब वाक्य अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करेगा तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। एकदम क्लियर। अब बात आ गई हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहिए या डिपेंडेंट क्लॉज कहिए, है ना। तो हम इसको भी समझ लेते हैं। नंबर दूसरा हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज लिखो, है ना। इसको क्या लिखना हमने, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसको चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहो चाहे क्या कहो, डिपेंडेंट क्लॉज कहो, दोनों बातें हमारी एक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है कि वो वाक्य जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे पर क्या होगा, निर्भर होगा, वही हमारा क्या कहा जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको भी हम लिखे देते हैं कि वे वाक्य जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उन्हें सब ऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, कहता है कि वे वाक्य जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसको देख लीजिए, जैसे हमने इसका लिखा, हमने लिखा इट इज नोन टू ऑल, ये वाक्य लिख दिया हमने, लिखा कि इट इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। अब क्या सभी जानते हैं, सभी क्या जानते हैं, अर्थ आया, वो तो अलग की बात, जब सेंटेंसेस बनाओगे कि वो क्या है, चोर है, वो अलग की बात है। लेकिन हमने लिखा यहां पर ही इज अ थीफ, वह एक
चोर है, वो क्या है, अर्थ स्पष्ट आ रहा ना। तो जहां पर पूरा वाक्य अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करे वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। कितना क्लियर है। और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कि वे वाक्य जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर होते हैं। अपना अर्थ स्पष्ट करने के कहां पर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे वाक्य पर जब निर्भर होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। हमने एग्जांपल दिया, इट इज नोन टू ऑल, या सभी जानते हैं। अब क्या सभी जानते हैं, क्वेश्चन का उत्तर मिल रहा है, उत्तर मिला, बताओ। तो जब उत्तर ना मिले तो वो हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब वाक्य अपना पूरा अर्थ दे तो वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। इतना। अब बताओ यहां पर इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमारा है उसमें कहीं पर कोई दिक्कत है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने क्लॉज होते हैं, कितने क्लॉज, दो। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, बोलो, प्रिंसिपल क्लॉज वे वाक्य जो अपना पूरा अर्थ स्वतः स्पष्ट करते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, वे वाक्य जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। एकदम आसान तरीके से चल रहा है नहीं, जो अभी तक र्यूमर था, हवा बना था कि सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, क्लियर हो रहा है, एकदम समझ में आया कि नहीं। अब इसको जल्दी से आप लोग भी और आप लोग भी, है ना, जो क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो क्लास में है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमने समझा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने क्लॉज होते हैं, वो हमने समझ लिया। और जो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, उन क्लॉज को कहते क्या हैं, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। अब बात आती है कि जब एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो जब हम वाक्यों को सिंथेसिस करेंगे, वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे, तो किस प्रकार जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारा 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। और उन्हीं 3 भागों की मदद से ही हम आपस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सिंथेसिस बनाते हैं। अब एक थोड़ा सा हल्का सा चाहे ऐसे समझ लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हमने बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। कौन कौन से, एक पहला हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज। पहला हमारा भाग कौन है, प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। और दूसरा भाग हमारा क्या है, दूसरा भाग हमारा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये तो बताया। अब प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होता है, ये भी जाना। अब जब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़कर जब संयुक्त वाक्य बनाते हैं, वाक्य को जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारा 3 प्रकार से होता है। उन्हीं तीनों की मदद से, उन्हीं तीनों क्लॉज की मदद से क्या करेंगे, हम वाक्य की सिंथेसिस बनाएंगे। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग, नंबर 1 हमारा है क्या, नाउन क्लॉज। नंबर 1 हमारा क्या है, नाउन क्लॉज, ठीक। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग हमारा है एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा भाग क्या हमारा, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। और उसके बाद हमारा आता है तीसरा क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो तीसरा क्लॉज होगा वो हमारा कौन सा होगा, एडवर्ब क्लॉज। तीसरा क्लॉज हमारा कौन सा है, तीसरा क्लॉज हमारा है एडवर्ब क्लॉज। अगर क्लास 11 और 12 जो बच्चे देख रहे हैं रिकॉर्डेड, उनसे हम कह रहे हैं कि अगर तरीका समझ में आ रहा, अगर परिभाषा और डिफिनेशन एकदम क्लियर है, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें,
इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो भी साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और इन परीक्षा के लिए कक्षा 11 और 12 के एग्जाम के लिए भी क्या बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके एक शेयर से दूसरे का भला हो सकता है। तो हम यही कहेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब चलिए देखिए, ये तो नोटिफिकेशन थी, आप लोग जनहित में सूचना जारी है ना। ये सूचना कैसी जारी है? जनहित में, जन कल्याण में, सबका कल्याण होगा, साथ में मेरा भी कल्याण हो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है ना। अब देखिए, हमारा पहला क्लास है नाउन क्लास। अब नाउन क्लास क्या होता है, नाउन क्लास क्या होता है, या नाउन क्लास हम किसे कहते हैं, या नाउन क्लास में वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, नाउन क्लास के बारे में और नाउन क्लास की डिफिनेशन। इसको जल्दी से आप सभी लोग नोट करें, तो उसके आगे हम चालू करते हैं। आज हमारा चलेगा क्या, नाउन क्लास। अब देखिए, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अभी हमने बताया कि प्रिंसिपल क्लास होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है। जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कितने प्रकार होते हैं सबऑर्डिनेट क्लास के? कौन कौन से? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। इतना कंफर्म है। अब नाउन क्लास कहते किसे हैं, या नाउन क्लास के द्वारा जब हम वाक्यों की सिंथेसिस बनाते हैं तो हमारे पास वो शब्द कौन कौन से हैं, उन शब्दों को समझते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नाउन क्लास को सिंथेसिस, नाउन क्लास की सिंथेसिस बनाने के एग्जाम्पल समझते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं नाउन क्लास के बारे में। हमने कहा कि ये वे वाक्य होते हैं, ये वे वाक्य होते हैं जिसमें वाक्य किसी एक भाग में दिए हुए कथन को क्या किया जाता है, उसके दूसरे भाग में या तो स्वीकार किया जाता है या तो अस्वीकार किया जाता है। वही हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन क्लास के वाक्य कहलाते हैं। फिर हमने लिखा कि प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के वाक्यों को निम्न नाउन क्लास के शब्दों के द्वारा आपस में जोड़ते हैं। अब वो शब्द कौन कौन से हैं, इनका हिंदी भी हमने इसके साथ लिखी है ताकि हमको दिक्कत ना हो। दैट, दैट मीन्स क्या होता है, की। इफ या वेदर, इफ या वेदर, इसका मतलब क्या होता है, की क्या। उसके बाद हमारा हु मीन्स की कौन या की कितने। नेक्स्ट है हमारा वेयर, वेयर मीन्स की कहां। व्हाई का अर्थ की क्यों। अगला हाउ, हाउ मीन्स की कैसे। और विच, विच मीन्स की कौन सा। और लास्ट में हमारा व्हाट, व्हाट मीन्स होता है जो कुछ है वो सब, ठीक। और नाउन क्लास पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी चीज नाउन क्लास में पहचानते कैसे हैं, कौन बताएगा? नोट, नाउन क्लास हम पहचानते कैसे हैं? नाउन क्लास हमारे वो वाक्य होंगे, हमने लिखा कि हिंदी में अर्थ निकालने पर, हमने क्या लिखा, हिंदी में अर्थ निकालने पर नाउन क्लास काहे शुरू होता है, नाउन क्लास का, काहे से, का शब्द से शुरू होता है, का शब्द से प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, जैसे अभी इसके पहले हमने एक वाक्य लिखा था, ही इज अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल। ये तो वाक्य लिखा था, ही इज अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल। तो जब हम इसको सिंथेसिस करेंगे, और हरदम हम बताते हैं सिंथेसिस बनाते समय सबसे पहले क्या करना, वाक्य का हिंदी में अर्थ निकालना, उसके बाद उसको जोड़ना है। तो यह सभी जानते हैं कि वह चोर है। तो का की आ गया ना, तो अगर जहां पर का आएगा, की आएगा, के आएगा, मतलब का से अगर वह शब्द शुरू हो रहा है तो समझ लेना भी कौन सा क्लास है हमारा, कौन सा क्लास है, नाउन क्लास। क्लियर हो गई बात? एकदम जितने भी एग्जाम्पल आप समझोगे सब में का, की, के, कुछ न कुछ ऐसा शब्द आएगा। या एक और चीज देखिए, इसकी इंपॉर्टेंट चीज दूसरा हमारा है, हमने लिखा यदि
सिंपल सेंटेंस, यदि सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, कोई दिस हो या दैट हो, क्या हो, दिस या दैट हो, तो क्या हो, दिस या दैट हो, तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय या प्रिंसिपल क्लॉज बनाते समय, ठीक है ना, इसे हम कॉम्प्लेक्स का प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं। लिखिए, कॉम्प्लेक्स का प्रिंसिपल क्लॉज बनाते समय इसे हम काहे में, दिस या दैट में बदल देते हैं। कहाँ बदल देते हैं, इसे हम या तो दिस में बदल देते हैं या तो दैट में बदल देते हैं। अब इसको भी जल्दी से लिख लीजिए, इतना इरेज करके एग्जाम्पल करवाएंगे जल्दी से। आप लोग भी जल्दी से, एक भी पॉइंट छूटे ना, आप नोट करते चलिए। अब देखिए, ये हमारा वाक्य है, ही इज अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल। अब सिंथेसिस बनाना है तो अर्थ निकालना है। ही इज अ थीफ, वह एक चोर है। इट इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। तो जब हम सिंथेसिस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यह सभी जानते हैं कि वह एक चोर है। तो हम इसको बना सकते हैं काहे के रूप में, इसको हम बना रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में। काहे के रूप में बना रहे हैं, सब्जेक्ट। अगर ऐसे को तो नाउन क्लॉज भी पार्टों में डिवाइड है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कई भागों में नाउन क्लॉज हमारा बटा हुआ है। तो हम सब्जेक्ट के रूप में जब बनाएंगे तो अब हिंदी का कौन शब्द है, यह सभी जानते हैं कि वह एक चोर है। तो कौन सा शब्द आया, तो की के लिए क्या, कौन, यहां पर जो शब्द लिखे हैं की के लिए कौन शब्द लग सकता है, कौन शब्द लगेगा, दैट। तो हम सब्जेक्ट के जब रूप में लगाएंगे तो ही के पहले हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट। तो हमारा हो जाएगा दैट ही इज अ थीफ, दैट ही इज अ थीफ। और उसके बाद सब्जेक्ट हट जाएगा, इज नोन टू ऑल। हमारा हो गया दैट ही इज अ थीफ इज नोन टू ऑल। या और देखिए अगला एग्जांपल देखिए, हमने लिखा ही इज टेररिस्ट, ही इज टेररिस्ट। फिर हमने लिखा एवरीबॉडी नोज इट। सब्जेक्ट के रूप में ही बनाना है। इसको देखिए, कहता ही इज अ टेररिस्ट, वो क्या है, वह एक आतंकवादी है। एवरीबॉडी नोज इट, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है। तो सब्जेक्ट के रूप में बनाना है तो क्या, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि वह क्या है, आतंकवादी है। तो इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हाँ दैट कहां लगेगा, सबसे आगे। दैट हमारा हो जाएगा, दैट ही इज अ टेररिस्ट, दैट ही इज अ टेररिस्ट इज नोन टू ऑल, नोन टू ऑल। अब देखो नोन टू ऑल हमने कैसे लगा दिया, हमने एवरीबॉडी ना, सब लोग जानते हैं ना, एवरीबॉडी नोज इट, तो हमने कर दिया कि ही इज अ टेररिस्ट, वह एक आतंकवादी। दैट ही इज अ टेररिस्ट इज नोन टू ऑल, सभी लोग जानते हैं कि, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति ना, तो हमने इज नोन टू ऑल, सभी व्यक्ति जानते हैं कि वह एक आतंकवादी है। अब यहां पर इज कैसे लग गया, जैसे हमने एक शब्द हमने दिया है यहां पर, इफ या वेदर दिया कि नहीं दिया, तो यहां पर हमारा लगता है एक तरफ में लगता है। अगर वाक्य में लगा होगा, क्या लगा होगा, में लगा होगा। और जब हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, में को हटा देते हैं। में को क्या करते हैं,
हटा देते हैं और इसकी जगह पर इज, एम, आर या वाज या वर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, इसका देख लीजिए एग्जाम्पल। देखिए हमारा ये वाक्य, सी में बी अ टीचर, समझना इसको, ध्यान रखना, नहीं तो जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक्सीडेंट पक्का कंफर्म, मतलब एक्सीडेंट मतलब सावधानी हटी 2 नंबर कटी, सावधानी हटी तो 2 नंबर कटी, ये पक्का है। कहता है सी में बी अ टीचर, वह एक अध्यापिका हो सकती है। ठीक, आई कांट से, मैं कह नहीं सकता या मैं कह नहीं सकती। अब यहां पर देखो हमने कहा कि में बी लगा हो, क्या लगा हो, में बी लगा हो, तो हम जब इसको जोड़ेंगे तो में बी हटा देंगे और इसकी जगह पर इज, एम, आर, और इसकी जगह पर क्या लगा देंगे, इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग कर देंगे। ठीक, तो हो गया सी में बी अ टीचर, आई कैन नॉट से, वह अध्यापिका हो सकती, मैं कह नहीं सकता। तो मैं कह नहीं सकता कि क्या वह अध्यापिका हो सकती है, ये तो बन रहा है। तो कि क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ लगा देंगे या वेदर लगा देंगे। अब हमारा ये बनेगा क्या, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से इफ, हमने क्या लगाया इफ, और उसके बाद देखिए हमने कहा कि अगर कैन नॉट होगा तो इज, एम या आर लगेगा, और कुड नॉट हो जाएगा तो हमारा क्या लग जाएगा, वाज या वर लग जाएगा। क्या हट करके, में बी हट करके, तो हमारा हो जाएगा इफ सी इज अ टीचर, इफ सी इज अ टीचर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब एक चीज और समझ लीजिए यहां पर कि हु का प्रयोग कब करेंगे, पहले समझो। हु का प्रयोग जब कोई सजीव व्यक्ति होगा, जब व्यक्ति की बात होगी तो हमारा काहे का प्रयोग होता है, हु का प्रयोग होता है। जबकि कहां, कहां का प्रयोग काहे के लिए होता है, स्थान की बात होगी, काहे की बात होगी, स्थान की बात होगी, क्या लग जाएगा, कि कहां लग जाएगा। और फिर कहता है व्हिच, व्हिच में होता कि कौन सा। अगर यहां पर काहे की बात हो, किसी वस्तु की बात होगी, काहे की बात होगी, वस्तु की बात होगी, तो हमारा क्या लग जाएगा, कि कौन सा। मतलब हु, हुज, हुम, ये हमारे सजीव के लिए लगते हैं, अधिकतर किसके लिए लगते हैं, सजीवों के लिए लगते हैं या व्यक्ति के लिए लगते हैं। और कौन सा, कौन सी कहां पर लगता है, किसी वस्तु के लिए लगता है। इतना क्लियर हुआ। अब इसका एग्जांपल देखिए। अब एक चीज फिर इस वाक्य में देखिएगा, इस वाक्य में या इस वाक्य में, पहले और दूसरे वाक्य में, अगर ये हमने बताया बनाया है सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में बनाया है, सब्जेक्ट के रूप में बनाया है, तो हमने ही के पहले दैट लगा दिया है। लेकिन अगर इसको हम नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में बनाएंगे, काहे के रूप में, नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में बनाते हैं, तो हमारा ऐसे भी हो सकता है, इट इज नोन टू ऑल दैट ही इज अ थीफ। ध्यान रखना, ये मत समझ लेना कि सिर्फ ऐसे ही बनेगा। ये हमने बताया ना कि नाउन क्लास जो होता है कई भागों में बटा होता है, तो ये हमने बनाया सब्जेक्ट के रूप में। अब जब हम बना रहे हैं तो हमने क्या रूप में बताया, नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में। जब अपोजिशन के रूप में बनाएंगे तो पहले वाले वाक्य की सेंटेंस ऐसे भी हो सकती है, इट इज नोन टू ऑल दैट ही इज अ थीफ। दूसरे वाले वाक्य ही इज अ टेररिस्ट, एवरीबॉडी नोज इट, तो एवरीबॉडी नोज क्या हो जाएगा, दैट ही इज अ टेररिस्ट, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, दोनों तरीके से, ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद 2-3 एग्जांपल और समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लास होगा कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में। वाक्य है हमारा कि समवन हैज स्टोलन माय पर्स, आई डू नॉट नो। अर्थ निकालिए, अर्थ जरूर निकालना सेंटेंस बनाते समय कि समवन हैज स्टोलन माय पर्स, किसी ने क्या किया, मेरी पर्स को चुरा लिया। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो अब जब दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, मैं नहीं जानता कि किसने मेरी पर्स को चुरा लिया, तो चुराने वाला सजीव है कि निर्जीव है, चुराने वाला कौन है, सजीव है। आदमी चुराएगा कि जानवर चुराएगा, आदमी। तो अभी हमने बताया कि आदमी के लिए अगर कि, कौन या कि किसने आए तो हम क्या लगाएंगे, कौन शब्द लगाएंगे, कौन सा लगा देंगे, हमारा ये एक शब्द लिखा हुआ है हु। तो जब इसकी हम सिंथेसिस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई डू
नॉट नो, आई डू नॉट नो। उसके बाद हु हैज, भाई समन के लिए हमारा हु लग रहा है कि कौन या कि किसने। अब समन यहां पर हम लिखेंगे नहीं, हु खुद हमारा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हु हैज बचा क्या, स्टोलन माई पर्स। इतना क्लियर हुआ, कम क्लियर हुआ। और देखिए अगला वाक्य है हमारा, ही सेज समथिंग, प्लीज लिसन टू इट। अब इसको ध्यान देना, हम कह क्या रहे हैं, चाहे अभी नोट डाल करके नोट कर लेना या बाद में आप लोग जरूर नोट कर लेना। एक एग्जाम्पल जो है वो एकदम अलग अलग प्रकार का है और उसमें कहीं ना कहीं पर कुछ विशेष है, हम वो बताना चाह रहे हैं। कहता ही सेज समथिंग, वह कुछ कहता है। कहता प्लीज लिसन टू इट, कृपया उसको सुनो। तो अब देखिए, जब जहां पर वाक्य में समथिंग लगा हो, क्या लगा हो, समथिंग लगा हो, समथिंग जब लगा होगा तो वहां पर हम अपने आप एक हमारा शब्द यहां पर दिया हुआ है व्हाट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, व्हाट लगा देते हैं और समथिंग को हटा देते हैं, पहली चीज, ठीक है। और अगर दूसरे क्लास में टू इट लगा हो या ऑन इट लगा हो, क्या क्या लगा हो, टू इट लगा हो या ऑन इट लगा हो, तो हमारा इट भी क्या होता है, हट जाता है। क्या होता है, इट भी हट जाता है। और टू के बाद या ऑन के बाद क्या लग जाता है, व्हाट लग जाता है। समझा की बात नहीं कि अगर टू इट लगा है या ऑन इट लगा तो इट हट जाएगा, टू या ऑन के बाद क्या लग जाता है, व्हाट लग जाता है। जो वाक्य में हमारा समथिंग लिखा होता है ये भी क्या होता है, अपने आप हट जाता है। तो हो जाए क्या, प्लीज लिसन टू व्हाट, प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज, काम खत्म। तो हमारा हो जाएगा प्लीज लिसन टू, भाई इट हट गया और क्या लग गया, टू लिखा है तो टू हमने लगा दिया, और समथिंग जब क्या लगा देंगे, व्हाट ही सेज। तो हमारा बन गया प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज। क्लियर हुआ। अब अंतिम इसका एग्जांपल और देखिएगा, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज घर में बैठ के कीजिएगा। जो ना आए उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, या पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म होने के बाद जो आपकी बुक में एक्सरसाइज है उसको एक एक हम खुद करवाएंगे। तो चलिए अंतिम वाक्य देखिए इसका। अंतिम वाक्य हमारा है, हमने लिखा सी विल स्टैंड फर्स्ट, दिस इज सर्टेन, दिस इज सर्टेन। अब इधर आओ, इसको भी रुको। हमने कहा था, एक नोट लिखवाया था कि अगर वाक्य में दिस या दैट लिखवाया था, याद आ रहा है ना, नोट में शुरुआत में ही, कि अगर वाक्य में दिस या दैट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय दिस या दैट का प्रयोग हुआ होता है। तो जब इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे तो दिस या दैट का बदल जाता है, इट में बदल जाता है। लिखवाया था नोट में, शुरुआत में ही लिखाया था। क्या बात करते हो, नहीं लिखवाया, दिस या दैट को हम बदल देते हैं। क्या लिखा है, दिस या दैट में ही बदल देते हैं ना, दिस दैट नहीं, फिर उसको इट में बदल देते हैं। वह क्या लिखवाया था, जरा बताना तो, उसको करेक्शन कर लीजिए। क्या बताया था, बोलो जरा, बोलो बोलो, तो क्या बताया था, कोई बोलो। तो उसको सुधार लीजिए आप लोग भी, कि अगर दिस दैट वाक्य में कर्ता के रूप में लगा हुआ है तो जब उसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और इसको प्रिंसिपल क्लॉज में बनाते हैं, दिस या दैट को कहाँ बदल देते हैं, इट में। उसको जरूर सुधारिए, उसको तुरंत सुधार लीजिए।
तो दिस हमारा कहाँ बदल जाएगा, देखिए सी विल स्टैंड फर्स्ट, वह फर्स्ट आएगी, दिस इज सेकंड, यह पक्का है या यह निश्चित है, तो हो जाएगा यह निश्चित है कि वह फर्स्ट आएगी। तो दिस हमारा कहाँ बदल जाएगा, इट में बदल जाएगा। कहाँ बदल जाएगा, इट में तो हमने कर दिया इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन। फिर उसके बाद दैट सी विल स्टैंड, सी विल स्टैंड फर्स्ट। तो इस तरह नाउन क्लॉज हमारी यहीं पर होती है, समाप्त होती है। अगर वीडियो एक बार फिर कहना चाहेंगे, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज से को हम लेकर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।